देखो इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाली हैं क्लास 11 फिज़िक्स और हम कर रही हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड ये इसका पार्ट 4 होने वाला है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी कंप्लीट किया होगा, तभी जाके आप ये वीडियो देख रही हैं। क्योंकि अगर डायरेक्टली देख रही हैं तो ऐसे चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी। हमने पार्ट 1 में इसका इंट्रो, पार्ट 2 में फर्स्ट लॉ, फिर उसके बाद मेयर एक्सीलरेशन एंड पार्ट 3 में हमने कंप्लीट कर लिया था क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस बड़े तमीज़ से। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इससे पहले की चीज़ें आती होंगी, तभी ये भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं इसके अंदर पार्ट 3 का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एंड हमने देखो इससे पहले पार्ट 3 में हमने क्या किया था, हमने छोड़ा हुआ था कहाँ पे, क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस जो है ना, हमने इससे समझा था पहले तो डिटेल में थोड़ा सा। हालांकि बहुत ज़्यादा डीप नहीं घुसे थे, पर जितना भी गए थे उतना काफ़ी था आपके लिए। मैंने क्या समझाया था कि क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस वेरी स्लो प्रोसेस होती है और इसमें नियरली मेंटेन रहता है क्या, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम लगभग हर स्टेप में। और ऑब्वियसली बात है, इसमें इनफाइनाइट स्टेप हो सकते हैं तो उतना ही टाइम भी इसमें लग सकता है। दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज स्लो। इतनी बात क्लियर है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, फिर मैंने आपको यही बताया था कि जितनी भी रिवर्सिबल प्रोसेस हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, क्वाज़ी स्टैटिक होती हैं। पर ये ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी प्रोसेस आपकी क्या हो, रिवर्सिबल प्रोसेस हो। ठीक है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए दो कंडीशन है। सबसे पहला कि वो क्वाज़ी स्टैटिक यानी कि स्लो होनी चाहिए, और सेकंड उसमें नो डिसिपेशन यानी कि नो लॉस ऑफ हीट होना चाहिए। इतनी बात क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं एंड हम करने वाले हैं अपनी 4 तरह की जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है ना, उन्हें 4 तरह की सबको पता है कौन कौन सी। पहली है क्या, आइसोथर्मल। उसके बाद क्या है, एडियाबैटिक। फिर क्या है, आइसोबारिक। और चौथी है आइसोकोरिक। ठीक है, तो हमें 4 तरह की प्रोसेस करने वाले हैं। चारों प्रोसेस में जो भी हमारा वर्क डन निकल कर आता है वो हम निकालेंगे। ठीक है ना, शुरू करें। अब देखो, सबसे पहली जो प्रोसेस हम लोग करेंगे वो होगी कौन सी, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में आपको पहली बात तो नाम से ही क्लियर है, आइसो मतलब होता है क्या, क्या कांस्टेंट, और थर्मल क्या होता है, टेम्परेचर। यानी कि ये जो भी प्रोसेस है इसमें टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब आई होप सब लोग समझते होंगे कि चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो रहेगा। एग्जांपल के लिए कोई सिस्टम है, स्टेट ए से वो गया स्टेट बी में, स्टेट ए में प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर T, और स्टेट बी में गया तो प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2, बट टेम्परेचर रहा अभी भी T। तो अगर आप चेंज देखो टेम्परेचर में ए और बी का तो वो ज़ीरो आएगा, विच मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट था। इसी और इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। इतनी बात क्लियर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब देखो, जब भी ना हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन क्या आता है पता है आपको, वो होता है प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, विच इज़ बॉयल्स लॉ। यही तो कहता है बॉयल्स लॉ भी। और ऑब्वियसली बात है कि हम जो सिस्टम लेंगे अभी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, उसमें हमने आइडियल गैस ही डाली होगी, तभी ये लॉज भी अच्छे से फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो प्रेशर जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के, एंड एक कांस्टेंट के मान लो, इसको हटा के तो मुझे क्या मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा डार्क नहीं होना, कोई बात नहीं, क्या मिल जाएगा, PV इक्वल टू के, विच इज़ कांस्टेंट। और यही तो बुक में लिखा था। कहने का मतलब ये है, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो उसमें हमें ये रिलेशन मिल रहा होगा, विच इज़ प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। क्योंकि PV इक्वल टू nRT होता है, नंबर ऑफ मोल्स हमने पहले ही 1 मान लिए, या फिर उसको कांस्टेंट कर देते हैं। R ऑलरेडी गैस कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट हो गया, तो पूरा का पूरा क्या बन गया, ये कांस्टेंट बन गया। इतनी बात आई होप आपको क्लियर होगी। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ पतला। ठीक, अब देखना, मैंने आपको जो बताया था ना कि क्वाज़ाई स्टैटिक प्रोसेस के बारे में, तो ये बात याद रखना, जो हम प्रोसेस कर रहे हैं आइसोथर्मल वाली, ये भी क्वाज़ाई स्टैटिक है, यानी कि ये भी काफ़ी स्लो होने वाली है। ठीक है, ये भी काफ़ी क्या होगी, स्लो होगी। और जब भी हम लोग क्वाज़ाई स्टैटिक प्रोसेस का यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो उन सभी केसेस के लिए हम जो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं वो कैसे निकलता है, वो इस तरीके से निकलता है। ठीक है ना, क्वाज़ाई स्टैटिक प्रोसेस में जो भी हम वर्क डन निकालते हैं वो इस तरीके से निकलता है, वर्क डन इक्वल टू पी इंटीग्रेशन डी। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, देखो मैंने पहले ही कहा था, अगर कोई प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है तो उसका पीवी ग्राफ बनाया जाएगा, तो हमको हर स्टेप में प्रेशर वॉल्यूम बिल्कुल डिफाइंड मिलेगा। ठीक है ना, अगर मुझे हर प्रोसेस या सॉरी हर स्टेप में प्रेशर वॉल्यूम डिफाइन मिलेगा तो इनका ग्राफ बनेगा बिल्कुल अच्छे से कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा। और अगर ग्राफ कंटिन्यूस बनेगा तो मुझे बड़ी आसानी होगी वर्क डन कैलकुलेट करने में, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, जो भी प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है उसके अंडर का एरिया ही तो वर्क डन होता है, यही तो आपका वर्क डन होता है। और यही वर्क डन का फॉर्मूला कौन सा होता है, ये इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो हम जितनी भी प्रोसेस कर रही हैं फिलहाल वो क्वाज़ाई स्टैटिक है, यानी कि बहुत धीरे धीरे कर रही हैं, तभी हमें अपना मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा एक तरीके से, तभी हमें अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखना, प्रेशर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ये था, और पीवी इक्वल टू हमने निकाल दिया था कांस्टेंट। ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे ना, तो वो ग्राफ आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। यहाँ वाई एक्सिस में होता है प्रेशर, एक्स एक्सिस में होता है आपका वॉल्यूम, एंड वो जो ग्राफ होता है वो आपका कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ साफ दिख रहा है कि इस पॉइंट पर प्रेशर कुछ है, वॉल्यूम कुछ है। ठीक है, और इस पॉइंट पर भी प्रेशर कुछ है, वॉल्यूम कुछ है, अलग अलग है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, अगर आपने थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो हम लोग क्या करते थे, एक ऐसे स्ट्रिप डालते थे। कहाँ डालिए, वी पे डालिए, तो वी के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होगा, और हम इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया निकालते थे, और फिर लिमिट v1 से v2 ले लेंगे, जिससे कि पूरे का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। खैर यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रहे हैं पर फिर भी, तो वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन p डॉट डी वी, यानी कि हमें करना है v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अच्छा, अगर v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो लिमिट भी v की ही लेंगे, विच मीन्स इनिशियली v1 था, फाइनली v2 हो गया। ठीक, अब देखना, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ था, वर्क डन इक्वल टू, देखो हम लोग क्या रख सकते हैं, डी वी अपॉन वी इंटीग्रेशन v1 से v2, ये हम लोग रख सकते हैं। कैसे रखा बोलो ज़रा, मैंने पहले ही कहा है पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी कि के है, तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा, के अपॉन वी आ जाएगा, तो यहाँ के बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, डी वी अपॉन वी। इतनी बात आपको क्लियर है, क्लियर है तो अच्छी बात है। तो वर्क डन इक्वल टू कितना आ गया, बाहर आपने रखा है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन क्या हो गया देखो ज़रा यहाँ पे, लॉग वी हो गया, और लिमिट क्या चलेगी बोलो ज़रा, v1 से v2 चली गई। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, यहीं पे अगर थोड़ा सॉल्व करके दिखा दूं, तो पी वी इक्वल टू के है, तो के की जगह वापस पी वी रख सकते हैं, और पी वी इक्वल टू क्या होगा आपका, एन आर टी होगा। तो कहने का मतलब ये है बेसिकली, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, के की जगह वापस पी वी रखा और पी वी की जगह रख दिया एन आर टी, तो यहाँ क्या बन गया, एन आर टी, और क्या बन गया बोलो ज़रा, ये डी वी अपॉन वी लॉग होता है, तो ये कितना आ गया बोलो, लॉग ई टू दी बेस वी
V1 से V2, अगर इसको अगले स्टेप से करा जाए तो थोड़ा तमीज़ से बन जाएगा। तो वर्क डन इक्वल टू कितना आ गया बोलो ज़रा, NRT log e टू दी बेस v लिमिट V1 से V2। आई होप आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन डी अपन वी लॉग वी होता है, या फिर इंटीग्रेशन डी एक्स अपन एक्स क्या होता है, लॉग एक्स होता है, पर ई टू दी बेस होता है। ठीक, NRT भी फिलहाल के लिए बाहर रखा हुआ है, और अगर लिमिट पुट कर देंगे तो कितना आएगा बोलो ज़रा, लॉग V2 माइनस लॉग V1। बुक में उन लोगों ने ln लिखा हुआ है, ln लिख लो या लॉग बेस ई लिख लो, वो एक ही बात होती है। दोनों को ही क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। कन्वर्ट करने का तरीका एक ही होता है। W इक्वल टू कितना आ गया, NRT। अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ए माइनस लॉग बी, क्या होगा बोलो ज़रा, लॉग ए अपॉन बी विच इज़ लॉग V2 अपॉन V1 हो गया। पर ये बेस ई वाला है, इसे लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है, जिसकी हम लॉग टेबल देखते हैं। तो उसके लिए क्या कर रहे होते हैं बोलो ज़रा, लॉग बेस ई से लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग करना पड़ता है 2.303 से मल्टीप्लाई। तो इसीलिए जो वर्क डन है वो कितना आ गया एट दी एंड आपका 2.303 NRT लॉग क्या, V2 अपॉन V1, या फिर जो पहले आया था आप उसमें छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो हमने वर्क डन कैलकुलेट किया है, ये हमने कौन सा वाला कैलकुलेट किया है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें कि टेम्परेचर होता है कांस्टेंट। अब जो हमने ग्राफ बनाया था, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ग्राफ भी समझ में आया होगा कि कैसा होता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है? अगर आपको इतनी बात क्लियर हो चुकी है तो हम आगे बढ़ते हैं एंड दूसरी प्रोसेस पे चलते हैं, जो कि थी एडियाबैटिक। अब देखो इसका नाम बड़ा फैंसी है, पर इसका मतलब क्या होता है कि सिस्टम सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं चेंज इन हीट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो ना देखो, वैसे ये चीज़ यहाँ पे बताने लायक है नहीं, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए देखो कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है एक एडियाबैटिक प्रोसेस में, वो होता है PV टू दी पावर गामा। अगर आपने केमिस्ट्री वाला थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो वहाँ पे ये भी समझा होगा कि गामा बराबर होता है CP अपॉन CV के, और PV की पावर गामा बराबर होता है क्या, कांस्टेंट के, K मान लेते हैं। इसे पॉइजन्स लॉ कहते हैं। अब इसका प्रूफ भी एक्चुअल में होता है, पर वो यहाँ पे मैं करवा नहीं रहा हूँ, एंड वो आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी होगा, और वो आपकी बुक में दिया भी नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई रिलेशन उसका है नहीं, मतलब उसका यूज़ नहीं करना है, तो फिर क्यों ही किया जाए प्रूफ, सिंपल सी बात है। हाँ, हम इस रिलेशन का यूज़ करके इस एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे, ना कि PV टू दी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट कैसे आया। ठीक है, अच्छा, गामा इक्वल्स टू क्या, CP अपॉन CV होता है। CP क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी, सॉरी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आई होप आपको इतनी बात तो पता होगी ही। अच्छा, अब ये देखो, जब PV टू दी पावर गामा का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो वो ग्राफ ना कुछ कुछ आपको आइसोथर्मल के जैसा ही लगेगा, पर फिर भी उसमें अंतर होता है, और वो अंतर ये होता है कि ये थोड़ा सा यहाँ को आता है इस तरीके से। ठीक है, जबकि आइसोथर्मल का ऐसे करके जा रहा होता है, ये इसमें अंतर है। अब सेम चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ कुछ प्रेशर P1 होगा, वॉल्यूम V1 हो गया, प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वही स्ट्रिप डाल के छोटी सी स्ट्रिप का निकालेंगे एरिया, फिर पूरा इंटीग्रेट करके यानी कि लिमिट पुट करके हम पूरे जो भी हमारा कर्व है उसके अंडर का एरिया निकाल लेंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बताना भूल मैं गया था यहाँ पर, वो ये थी कि अगर आप NCERT खोलकर देखेंगे तो उन्होंने मेंशन किया है कि वॉल्यूम भी डिपेंड करता है। देखो V2 अपॉन V1 लिखा है, तो अगर वॉल्यूम V2 जो है V1 से बड़ा होगा, इसका मतलब एक्सपेंशन हुआ है। अगर एक्सपेंशन हुआ है तो गैस ने खुद से वर्क डन किया है, और फिज़िक्स के अंदर हम लोग अगर गैस खुद से वर्क डन करती है तो उसको पॉजिटिव मानते हैं, यानी कि इस केस में वर्क डन क्या होगा, ग्रेटर देन 0।
कब? जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहे हैं। वहीं अगर हम कंप्रेशन कर रहे होते तो उस केस में क्या होता बोलो ज़रा। अगर कंप्रेशन कर रहे हो तो क्या होता, V1 V2 से बड़ा निकलता। और कंप्रेशन का मतलब ये होता है कि वर्क डन ऑन द गैस। केमिस्ट्री में भले ही इसे पॉजिटिव मानते हैं, पर फिजिक्स के अंदर वर्क डन ऑन द गैस को मानते हैं नेगेटिव, यानी कि वर्क डन इस केस में आता लेस देन ज़ीरो। ठीक है, ये बुक में मेंशन करा था तो मैंने आपको बता दिया। वैसे ये बात तो पहले ही बोल चुका हूँ ना मैं कि वर्क डन ऑन द गैस बाय द गैस में क्या साइन कन्वेंशन रहता है। पार्ट 1 पार्ट 2 में शायद किया था हमने। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेम लगाएंगे फॉर्मूला। कौन सा वाला? क्वाज़ा स्टैटिक का वर्क डन निकालने वाला फॉर्मूला। कौन सा? ये वाला। क्योंकि हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो काफ़ी स्लोली कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें हमें इस वाले वर्क डन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। सेम ही चीज़ है यहाँ पर भी। क्या है? पी वी टू दी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिलहाल के लिए के मान लेते हैं, हमारे लिए आसानी होगी। बुक में उन्होंने लिखा है सिर्फ कॉन्स्टेंट, अपनी मर्जी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस p को रिप्लेस कर दूंगा k अपॉन वी टू दी पावर गामा से, क्योंकि मुझे v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो अंदर जो फंक्शन होना चाहिए वो भी v के रिस्पेक्ट में ही होना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है कि कर रहे हो इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में पर यहाँ फंक्शन लिखा है p, ये पॉसिबल नहीं होता। और देखो हमारी स्ट्रिप भी वॉल्यूम पे डली हुई है इसीलिए। तो वर्क डन इक्वल टू बोलो कितना आ गया, k अपॉन वी टू दी पावर गामा dv, और लिमिट आ गई v1 से v2। और अगर ऐसा है तो क्या होता है, k यानी कि कांस्टेंट आ गया बाहर, लिमिट v1 से कहाँ गई, v2, और dv अपॉन क्या आ गया, v टू दी पावर गामा। अगर dv अपॉन v होता तो अगेन इसका log v आता, पर अब इस बार v टू दी पावर गामा है, गामा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इस केस के लिए हम लोग इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं, तो वो रहता है कुछ ऐसा, v टू दी पावर गामा बन जाएगा। अच्छा अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है ना, लिमिट v1 से v2, ये बन जाएगा आपको v टू दी पावर माइनस गामा, यानी कि पावर ऊपर आ गई तो नेगेटिव बन गया। और हमको पता है, हमने ये पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n डॉट डी एक्स क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे n की जगह माइनस गामा है, तो प्रोसेस तो सेम ही करेंगे। तो मेरा जो वर्क डन निकल के आ गया वो कितना आ गया बोल सकता, k तो बाहर ही है अभी भी, और v टू दी पावर कितना, सेम से लग रहा है, v टू दी पावर कितना, माइनस गामा +1 अपॉन माइनस गामा +1। ठीक है, और लिमिट आ गई कहाँ से कहाँ तक, v1 से v2। माइनस गामा +1 को तो बाहर लिख ही सकते हैं, तो इस हिसाब से वर्क डन कितना आ गया, k अपॉन माइनस गामा +1, यानी कि 1 माइनस गामा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया, तो v टू दी पावर क्या, माइनस गामा +1, लिमिट क्या आ गई, v1 से v2। ठीक है, तो वर्क डन बोलो कितना आ गया, k अपॉन 1 माइनस गामा v टू दी पावर माइनस गामा +1 माइनस v1 टू दी पावर माइनस गामा +1, यही आएगा। इतनी बात उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखना, मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि पी वी टू दी पावर गामा इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब समझते हो कि P1 V1 टू दी पावर गामा भी कांस्टेंट होगा, यानी कि कुछ प्रेशर P1 होगा, कुछ वॉल्यूम V1 होगा, तो उसमें भी इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। या फिर अगर प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, तभी भी इनका कांस्टेंट ही आएगा प्रोडक्ट, मतलब सेम ही रहेगा। और P3 V3 P4 V4 ये सब सेम ही रहेगा। ये बात समझते हो? अगर समझते हो तो इसी बात का यूज़ करने वाला हूँ अभी अंदर। तो वर्क डन इक्वल टू कितना आ गया, कांस्टेंट है, अपॉन कितना था, 1 माइनस गामा था। ठीक है, V2 माइनस गामा +1 माइनस V1 माइनस गामा +1, यही आ गया था ना। अब मैं क्या करूँगा ना, ये कांस्टेंट को यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, और जब मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका वैल्यू मैं एक बार ये लिख सकता हूँ और एक बार ये भी लिख सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि मुझे क्या यूज़ करना है, क्योंकि ये तो दोनों के ही बराबर है। समझे इस बात को? तो वर्क डन कितना आ गया, 1 अपॉन 1 माइनस गामा। अब देखो
जब ये कांस्टेंट इस V2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखना, जब ये वाला कांस्टेंट इस V2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो K का वैल्यू मैं रख सकता हूँ ये, और जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो इसका वैल्यू रख सकता हूँ ये। ठीक है, यही बात समझने वाली थी। तो इस केस में देखो कितना आ गया, P2 V2 टू दी पावर गामा है इंटू वी टू दी पावर कितना माइनस गामा प्लस 1 है। और यहाँ पर देखो कितना आ गया, अगर इसका मल्टीप्लाई इससे कर दूंगा तो कितना आएगा बोलो ज़रा, P1 V1 टू दी पावर गामा और V1 टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1। अब देखो ये इसको और इसको सॉल्व करके डायरेक्टली P2 V2 माइनस P1 V1 आने वाला है। कैसे आएगा करके मैं दिखा दे रहा हूँ, पर ये आपको पहले से आना चाहिए। ठीक है, P2 V टू दी पावर गामा है और V टू दी पावर माइनस गामा और V टू दी पावर 1, इस तरीके से तो इसे हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं। मतलब V टू दी पावर जो माइनस गामा प्लस 1 था ना, उसको तोड़ के मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब इसको और इसको देखो, बेस सेम पावर एट गामा माइनस गामा 0, ये तो कट गया यानी कि 1 आ गया, बचा क्या P2 V2। सिमिलरली यहाँ बचेगा P1 V1। तो इतनी प्रोसेस ना करके डायरेक्टली, इसीलिए किताब में भी उन्होंने लिख दिया था वर्क डन इक्वल टू 1/1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है, और इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू NR T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और जो ऊपर लिखा है वो भी सही है। पता है ना रिलेशन आइडियल गैस इक्वेशन का, बस उसी को यूज़ कर लिया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको 2 प्रोसेस समझ में आ गए हैं तो तीसरे और चौथे में कुछ खास करना है नहीं, आपके लिए वो काफ़ी सिंपल होंगे। तीसरा है आपका आइसोबारिक प्रोसेस। अब देखो, अगर प्रोसेस आइसोबारिक है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, इसका ज़रा क्या हो गया ये, हाँ, इसका ज़रा एक बार ग्राफ प्लॉट करो, क्या आएगा। क्या ग्राफ बना रहा हूँ मैं, प्रेशर यहाँ, वॉल्यूम यहाँ। प्रेशर कांस्टेंट है मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, पर वॉल्यूम चेंज होगा। तो इसका ग्राफ बनना चाहिए भैया को जी कुछ ऐसा। ठीक है, अगर आप एक बात खुद ही सोचो, आपने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर गैस भरी है, ठीक है, प्रेशर कर दिया आपने कांस्टेंट, यानी कि जो पिस्टन है उसको रखा है कांस्टेंट यहाँ पे। ठीक है, पर आप इसे हीट करते जा रहे हो, अंदर क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल जितने भिड़ेंगे आपस में कॉलिजन करेंगे, ऊपर की ओर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वही तो हो रहा है यहाँ पर भी, प्रेशर तो सेम है पर वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और देखो, इस ग्राफ के अंडर का एरिया निकालने के लिए आपको लगता है कि आपको इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है। अगर ये यहाँ तक जा रहा है तो सिंपली मैं इसका एरिया बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ ना। ये V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, V2 माइनस V1 कर लेंगे और उसका मल्टीप्लाई P से कर दूंगा तो डायरेक्टली मुझे ये वर्क डन मिल जाएगा। तो इसके लिए तो इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है ही नहीं, और अगर नहीं है तो हम क्यों करेंगे, डायरेक्टली कर लेंगे ना। मिल गया वर्क डन। ये बात समझ में आई या नहीं, सिंपल सी बात थी। लास्ट प्रोसेस देख लेते हैं, कौन क्या था, आइसोकोरिक। ये और ख़त्म प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस ये कहता है कि आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो। अब जरा मुझे खुद बताओ कि वर्क डन का फॉर्मूला तो डायरेक्टली PdV होता है, यानी कि वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। और अगर आप वॉल्यूम ही कांस्टेंट कर दोगे तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा, 0। और अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 आ गया तो वर्क डन कितना आएगा, 0। ग्राफ भी आप प्लॉट करके देखो ना, ग्राफ क्या होगा, वॉल्यूम एक जगह खड़ा है, आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, यहाँ तक बढ़ाते चले गए, वॉल्यूम में कोई असर ही नहीं है।
अब खुद बताओ इसका एरिया निकालना पॉसिबल है? जब वॉल्यूम ही कुछ नहीं है तो एरिया निकालना पॉसिबल है? एरिया नहीं है मतलब वर्क डन नहीं है, वर्क डन नहीं है मतलब वर्क डन ज़ीरो है। ख़त्म कहानी। समझे या नहीं? आई होप आपको चारों की चारों प्रोसेस समझ में आई होगी। मैं आपको एक बार ग्राफ की हेल्प से प्लॉट करके दिखा देता हूँ चारों प्रोसेस एक ही ग्राफ में, पीवी ग्राफ में। ठीक है, देखो ऐसा पी और वी। आइसोथर्मल प्रोसेस थी कुछ ऐसी, एडियाबैटिक थी कुछ ऐसी, थोड़ा सा अंदर को आती है। यहाँ पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, यहाँ पी वी टू दी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, जबकि आइसोबारिक में प्रेशर एक जगह कांस्टेंट था और आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट था। तो ये हमने क्या कर दिया, चारों की चारों प्रोसेस एक ही ग्राफ के अंदर शो कर दी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये थी आपकी चारों की चार क्या, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। आई होप आपको ये पूरा का पूरा चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं हुई है तो नीचे कमेंट करना, कोशिश करेंगे आपके डाउट को सॉल्व करने की। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।